आज हम लोग इस छोटे से लेक्चर में कुछ विशेष 3-4 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारे जीवन में तो प्रयुक्त होते हैं लेकिन फिलॉसफी के सिलेबस में है। तो इसको अलग से एक लेक्चर के तौर पर मैं इसे आपके सामने रख रहा हूँ और इस लेक्चर के आधार पर आपको एक तो शून्यवाद को समझने में मदद मिलेगी, विज्ञानवाद, शून्यवाद, इसके साथ साथ शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है इसे समझने में थोड़ा सा राहत रहेगी और आसानी से हम समझ सकते हैं, क्योंकि हर विषय की तासीर अलग अलग होती है, समझने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर हम लोग ये बौद्ध दर्शन का जो शून्यवाद और विज्ञानवाद समझना हो, या फिर जब हम लोग अद्वैत या वेदांत को समझने का प्रयास करेंगे, या बीच बीच में ये बार बार फिलॉसफी में इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो इसी को हम लोग किसको कह सकते हैं कि दर्शन के विशेष आयाम। दर्शन के विशेष आयाम, इसको हम लोग शाब्दिक अर्थ में कहने का भाव ये है कि दार्शनिक मतों को समझने की दृष्टि। यहाँ पे हम लोग कुछ ही दृष्टिकोण को ले रहे हैं, बाकी जैसे से क्लास चलती रहेगी आवश्यकता अनुसार हम लोग उसकी चर्चा करते रहते हैं। लेकिन यहाँ मुझे लगा कि इंडियन फिलॉसफी में जो अब सिद्धांत अब जो आगे आने वाले हैं उनको समझने के लिए हमें 2-3 बिंदुओं को समझना आवश्यक होगा। हम लोग छोटे थे तो हमारे घर में बाई चांस ऐसा हुआ था कि टेलीविज़न आ गया था 81 में, तो घर में टेलीविज़न लग गया था और उस समय टेलीविज़न बहुत कम लोगों के यहाँ था। तो जैसे ही शाम को कार्यक्रम आता था तो 100-200 लोग घर में आ जाते थे। उसी में हमारी दीवार जो थी वो भी गिर गई थी, बाउंड्री लाइन। तो वो है, एक दिन रोचक हम लोग को पता चला कि जो राकेश शर्मा जो पहले अंतरिक्ष यात्री हैं वह अंतरिक्ष गए हुए हैं और जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं वह उनसे बातचीत करने वाली हैं और लाइव टेलीकास्ट होने वाला था। तो पिताजी ने हम लोग को बताया तो हम लोग एकदम याद है, बचपन में हम लोग टीवी के सामने बैठे थे। इंदिरा गांधी ने पहला सवाल पूछा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहला सवाल पूछा कि अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा नजर आ रहा है। तो राकेश शर्मा ने जैसा शानदार प्रश्न था वैसे ही शानदार उत्तर दिया। उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब अगला सवाल जिसका संबंध आज के दृष्टिकोण से है, उन्होंने कहा कि भाई तुम जब धरती पे थे और अंतरिक्ष में हो तो तुम्हें क्या परिवर्तन लग रहा है, क्या अलग तुम्हें नजर आ रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, एक वो तो साइंस बैकग्राउंड के रहे। उन्होंने ये कहा कि जब मैं धरती पे था सब कुछ अलग नजर आता था, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये समुद्र है, ये सब कुछ अलग अलग नजर आ रहा है, लेकिन अंतरिक्ष से देखने पर पूरी पृथ्वी एक नजर आती है। यहां दिन रात हम लोग को लगता था कि दिन और रात बड़े बड़े हो रहे हैं, यहां पूरी धरती एक है, ना किसी देश की कोई सीमा अलग हो रही है और पूरी धरती सतरंगी नजर आ रही है। तो ये जो दृष्टिकोण है दर्शन शास्त्र में इसे पारमार्थिक दृष्टिकोण कहा जाता है। पारमार्थिक दृष्टिकोण का अर्थ यही होता है ऊपर से देखना, व्यापक दृष्टिकोण को देखना। पारमार्थिक का मतलब नहीं कि ऊपर से आकर आप चीजों को देखो, ऊपर देखने का मतलब ये होता है कि जब आप व्यापक रूप से किसी चीज को देखते हो। जैसे मान लो ब्रह्मा आईएएस कोचिंग के 2 ब्रांच पहले थी और फिर एक तेलियरगंज एक जगह है, दूसरी जगह कर्नलगंज है। जैसे कोई इलाहाबाद में रह रहा है तो उसके लिए तेलियरगंज अलग है, कर्नलगंज अलग है। अब लेकिन अगर कोई इलाहाबाद के बाहर दिल्ली से कोई मुझे कॉल करता था कि सर कोचिंग आना है तो उसके लिए तेलियरगंज और कर्नलगंज दोनों एक हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली के दृष्टिकोण से इलाहाबाद के 2 मोहल्ले एक हैं, लेकिन अगर आप इस मोहल्ले में अगर आप इलाहाबाद में आ जाओगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो यही पारमार्थिक दृष्टिकोण है। जिस तरह जगत अगर हम देखेंगे, जब जो विज्ञानवादी हैं, शून्यवादी हैं, बौद्ध, वो क्या कहते हैं कि जो जगत है वो अलग अलग है। जिसको शून्यवादी कहते हैं इस जगत में हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है, अलग अलग है। लेकिन व्यापक दृष्टिकोण से देखेंगे संसार प्रपंच शून्य है, ना तो किसी चीज की उत्पत्ति हो रही है ना तो किसी चीज का नाश हो रहा है, सब एक
प्रपंच शून्यता की बात वो कर रहे हैं। जब आप अद्वैत वेदांत में जाते हैं तब भी कहते हैं पारमार्थिक रूप से ब्रह्म एक है, व्यवहारिक रूप से आपको ये प्रपंचात्मक जगत लगता है कि दिन है, ये रात है, ये धरती, ये आकाश है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टिकोण से सब एक है। तो यहां पारमार्थिक दृष्टिकोण का अर्थ यह है व्यापक दृष्टिकोण को रखना, और इसी के आधार पर हम चीजों को आगे समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा एक चीज और है कि ज्ञान को देखने का दृष्टिकोण एक भारतीय परंपरा होती है और एक होती है वेस्टर्न परंपरा। इसको एक सरल ढंग से मैं भारत दर्शन की विशेषताओं में भी इसका संक्षेप में मैंने उल्लेख किया था कि भारतीय जो पद्धति है वो समग्रता में देखने का आदि है। क्लास अगर आप 11th या 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे और मनोविज्ञान की, अच्छा है वो फिलोसफी की एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मनोविज्ञान की बात कर रहा हूं, उसमें उन्होंने बताया कि एक समुद्र है, एक दृश्य दिखाया गया एक भारतीय मतलब कहते हैं कि एशिया के बच्चे को, और एक दृश्य दिखाया गया यूरोप के बच्चे को। दृश्य क्या था? एक समुद्र का दृश्य था, उसमें मछलियां हैं, कुछ जीव जंतु और हैं, समुद्र का पानी है, मोती है, बहुत सारी चीज है। तो उन्होंने दोनों में अंतर देखा। क्या जब वेस्टर्न वाला जो छोटा बच्चा है उसकी व्याख्या कैसे कर रहा है कि मूर्तियां हैं, वो अलग अलग जीव हैं, मछलियां हैं कई टाइप की, समुद्र है, उस सबको अलग अलग करके देख रहा है। और जब एशिया के बच्चे से पूछा गया तो उसने होलिस्टिक अप्रोच कहा और उसने कहा एक समुद्र का दृश्य है। तो ये एक उदाहरण इस बात को मिलता है कि जो भारतीय दर्शन को देखने की दृष्टि है वह समग्रता की है, और समग्रता की वजह से हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि ज्ञान के दृष्टिकोण से जो बुद्धि होती है, जो तर्क होता है, वो सीमित होता है। तर्क जो है विखंडनात्मक है, बुद्धि जो हम क्या जानते और क्या नहीं जानते हैं इस पर आधारित है। लेकिन आगे बढ़ने के बाद जब हम समग्रता में चीजों को देखते हैं तो वहां बुद्धि सीमित हो जाती है। इसलिए हमारे यहां भारतीय दार्शनिक परंपरा में इसको तर्क को से बड़ा जो तर्क को सीमित ज्ञान माना जाता है और तर्क से परे जाके अनुभूति को विशेष महत्व। शंकराचार्य कहते हैं नमिषा तर्केण मतिताप नेमा, अर्थात शुष्क तर्कों से परम तत्व को नहीं जाना जा सकता है। तो भारतीय चिंतन प्रक्रिया में आपको परम तत्व की आप बुद्धि से नहीं जान सकते, उसका साक्षात्कार कर सकते हैं, उसको अनुभूत कर सकते हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इसको बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, इसको अनुभूत किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता आती है। इसलिए आप देखेंगे जब आप बौद्धों का जो महायान संप्रदाय है वो तर्क की सीमितता को बतलाता है, उसी तरह आप जब वेदांत को पढ़ेंगे तो वहां भी आगे आपको मिलेगा वो तर्क से परम तत्व को समझने का निषेध करते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और आती है, जब आप जो हम ये जो भारतीय परंपरा में, भारत दार्शनिक परंपरा में ये माना जाता है कि हम किसी भी चीज को जो हम व्याख्या जो अनुभूत करते हैं और जब हम उसको व्याख्यायित करते हैं तो दोनों में अंतर आता है। अर्थात किसी चीज के गुणों का वर्णन करना, उसको सीमित करना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इसको हम लोग देख सकते हैं कि जब हमारे घर में जन्मदिन, जब हम लोग छोटे थे तो जन्मदिन मनाया जाता था। तो एक बात पिताजी ने, हमारे पिताजी दैनिक भास्कर के संपादक रहे, बहुत बड़े पत्रकार रहे, तो वो इसलिए बहुत सारे नॉलेज हम लोगों को बचपन में बिना फिलॉसफी पढ़े चीजें मिलती रहती थी। उसमें उन्होंने एक दिन, एक जन्मदिन था भाई का, उन्होंने एक शर्त रखी कि आप सब मेरे जन्मदिन पे आए हुए हैं मेरे बच्चे के, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे को आशीर्वाद अधिक से अधिक मिले। इसलिए उन्होंने कहा एक आशीर्वाद कोई दे लेगा तो दूसरा व्यक्ति वो आशीर्वाद नहीं देगा। अब समस्या शुरू हुई। एक ने कहा पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, अब ये दूसरा नहीं बोलेगा। दूसरे ने कहा खूब पैसे कमाओ, 2 हो गया। फिर किसी ने कहा दयालु बनो। होते होते देखा गया कि 7-8 बार आते आते अब वो चीजें सीमित हो गई। सीमित होने का मतलब ये हो गया कि अब लोगों को शब्द ही नहीं मिल रहे, किन गुणों का वर्णन करें, क्योंकि गुण सीमित है। अब जैसे फिर मुझे अपने, जब मैंने एक मैगजीन हम लोगों ने शुरू की थी ज्ञान धर्म, तो हमने उसमें कुछ अंक ऐसे निकाले थे कि सभी धर्मों में मनुष्य में कौन कौन से गुण माने जाते हैं। अब वो चैलेंज हो गया। चैलेंज क्या हो गया कि अब गुणों का वर्णन कैसे किया जाए। कोई गुणों को सीमित होता है, एक मनुष्य में कितने गुण हो सकते हैं। चाहे आप सभी धर्मों को ले लें कि भाई आपका दयालु है, साहसी है, सीमित होगा। इसी में रोचक एक चीज मिला कि भारतीय परंपरा में 16 गुण माने जाते हैं। भगवान कृष्ण के 16 गुण माने गए और राम के 12 गुण माने जाते हैं, क्योंकि कंप्लीट मैन जो है वो कृष्ण को माना जाता है। जैसे हम लोग यहाँ कह सकते हैं व्यंग्यात्मक लहजे में, भाई राम डांस नहीं करते थे, राम को नृत्य करते तस्वीर नहीं है। राम जो है वो बहुत सारे गुण ऐसे जो कृष्ण में है जो राम में नहीं है। जैसे एक बार ना कि
होली खेलें रघुवीरा वध में होली खेले रघुवीरा, इसको गाने को सही नहीं माना गया, क्योंकि राम होली नहीं खेलते थे, वो कृष्ण खेलते थे। तो चलो मान लो कि भगवान कृष्ण, राम में 12 गुण हैं, भगवान कृष्ण में 16 गुण हैं, लेकिन सामने वाला कह सकता है ना कि भगवान में से 16 ही गुण। अब ये एक चैलेंज आती, चुनौती है बोलने की। जब भी हम किसी को मौखिक रूप से परिभाषित करते हैं तो ये समस्या हमारे सामने आती है। एक रोचक और चीज, मैं इसको खोज ही रहा था तब तक एक बहुत अच्छी किताब मिली, विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु के 1000 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम। और वो 1000 नाम जो है वह भगवान के एक एक गुण हैं। तो चलो एक और हमें उत्साहजनक मिला, संस्कृत साहित्य का ये योगदान है कि वहां पर 1000 गुणों का वर्णन है। कभी कभी आप दुर्गा पूजा में जाएं तो मां दुर्गा के 108 अलग अलग नाम है, महिषासुरमर्दिनी और जया, इस तरह के बहुत सारे नाम आते हैं। तो फिर भी कोई कहेगा कि बस 108 नाम, या चलो विष्णु भगवान के 1000 नाम, कहने को भगवान गुण सिर्फ 1000। इसलिए उपनिषदीय चिंतन में जो उपनिषद के ऋषि वेद के थे, उन्होंने कहा परम तत्व को नेति नेति, यह नहीं है, यह नहीं है। क्योंकि जब भी हम किसी गुणों का वर्णन करते हैं तो प्रकारांतर में उसको हम सीमित करते हैं। जैसे इसको भी वेस्टर्न फिलॉसफी स्पिनोजा कहते हैं कि प्रत्येक विशेषीकरण निषेधीकरण है। कोई जब भी हम विशेषता किसी की बताते हैं उसको सीमित करते हैं। जैसे अगर कोई मैं आपसे पूछूं कि आपका जीएस में सबसे मजबूत हिस्सा क्या है, और जैसे ही आपने ये कहा कि मेरा सबसे मजबूत हिस्सा जो है वो इकोनॉमिक्स है, तो आपने संकेत क्या दे दिया कि आपका इतिहास अच्छा नहीं है। इसका मतलब विशेषता के बताई इकोनॉमिक्स अच्छा है और मैसेज क्या चला गया, इतिहास अच्छा नहीं है। मुझे याद है कि होता है ना कि जब आप जीवन के बहुत सारे लक्ष्य तय करते हो, तो मैं इसके पहले जेन्यूज मैंने पढ़ाई में पत्रकारिता में भी रहा, फिर मैंने बाद में महसूस हुआ कि मैं टीचिंग के लिए बना हूं और मुझे फिलॉसफी करनी चाहिए। और मेरा जैसे ही एमए करने के साथ ही साथ मुझे स्नातक को पढ़ाने का मौका मिल गया था सीएमपी डिग्री कॉलेज में। उसके बाद एक 2004-05 में कुछ ऐसा अवसर आया कि एक प्रोफेसर की शायद वो क्लास तबीयत ठीक नहीं थी, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने मुझको बुलाया और उनसे कहा कि एमए फाइनल को पढ़ाना है, एमए फाइनल को कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी। और उनको पता था कि मेरी रुचि फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा है, तो मैं उसे पढ़ाने गया एमए फाइनल को कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी। और ये मेरे लिए कहते हैं निर्वाण जैसा दिन था कि एक बचपन से एक सपना था कि आप में फिलॉसफी जो है स्नातक वालों को पढ़ाओ, परा स्नातक, वो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो वो 2004-05 में ही वो हुआ, ठीक, क्योंकि अनुभव 3 ही 4 साल का था, इसलिए मैडम ने पहले ही कह दिया था कि पेमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन रोचक बात भाई, जैसे आपको फिलॉसफी हम लोग बहुत सुनते थे, किसी चीज़ को समझना और अनुभूत करना। जाहिर सी बात है, क्लास के पहले दिन गया तो मैंने जोर दे के इस बात को कहा, मैडम ने भी जो परिचय कराया कि कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी अच्छी है, ठीक, चलो मैडम, मैंने भी कहा, क्योंकि एमए फाइनल क्लास कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी क्लास थी, मैंने भी कहा कि मेरी फिलॉसफी बहुत अच्छी है। तो अंदर संकेत आया कि मैसेज क्या जा रहा है, मैसेज ये जा सकता है कि इनकी कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी बहुत अच्छी है, इंडियन फिलॉसफी हो सकता है अच्छी ना हो सकता है धर्म दर्शन अच्छा ना हो। तो मैंने कहा कि यार 5-6 साल से इस बात को पढ़ रहे थे कि विशेषीकरण निषेधीकरण है, उस क्लास में खड़े खड़े मुझे महसूस हो गया कि प्रत्येक जब आप किसी को विशेषता बताते हो तो उसे तो मैंने कहना बंद कर दिया, ये कहा जाता है हाँ पूरी फिलॉसफी पूरे मुझे मजा आता है पढ़ाने। तो देखिए फिलॉसफी मिलेगा, आप स्पिनोजा को पढ़ेंगे, उधर जब हेगल को पढ़ेंगे, इंडियन फिलॉसफी में जब उपनिषद ये कहता है कि ईश्वर क्या है, नेति नेति, यह नहीं है, ये नहीं है। जब शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म अलक्षण है, तो उसका निहितार्थ ये है कि हमारी सीमित बुद्धि जो है वो परम तत्व को जानने में समर्थ नहीं हो सकती। इसलिए फिलॉसफी पढ़ने के दौरान, विशेषकर जब आप इंडियन फिलॉसफी पढ़ते हैं और वेस्टर्न फिलॉसफी जब आप संपूर्णतावादियों को पढ़ते हैं, तो आपको वहां पर बुद्धि की सीमितता प्रतीत होती है। और सभी फिलॉसफर जिस बात को स्वीकार करते हैं कि बुद्धि सीमित है, वो मानते हैं कि परम ज्ञान की अनुभूति होती है, अप्रोक्षानुभूति हो सकती है, लेकिन आप बुद्धि से उसे नहीं जान सकते। अब जब आगे आप शून्यवाद पढ़ेंगे, तब भी जब वो कहते हैं कि तर्कों की सीमा निर्धारित करेंगे या शंकराचार्य को पढ़ेंगे, तब ये मूल कॉन्सेप्ट आपको ये मदद करेगा समझने में। इसके साथ साथ सत्ताओं को लेकर कि भाई पूरी इंडियन फिलॉसफी में विशेष तौर से इस बात को माना जाता है कि 3 तरह की सत्ताएं हैं। एक सत्ता है प्रातिभाषिक सत्ता होती है, स्वप्न लोग, आप सब सपन में देखते हैं तो आपको हर चीज वास्तविक नजर आती है।
लेकिन जैसे आपको जगा दिया जाता है तो आप जागृत अवस्था में आते हैं। तो इसे व्यवहारिक जगत का, जब व्यवहारिक जगत में है तो आपको सब कुछ अच्छी चीजें लगती है। और फाइनली जब पारमार्थिक सत्ता, पारमार्थिक मतलब जिसको शुरू में कहा था कि वास्तविक रूप से जब आपको ज्ञान हो जाता है तब आपको लगता है कि ये दोनों सत्ताएं मिथ्या थी। जैसे आप स्वप्न देख रहे हो, सपना देखते थे, आपको कोई जगा दे तो आप कहते अरे मैं तो यार सपना देख रहा था। तो जैसे आप जागृत अवस्था में आए तो जो सब लोग है, जो प्रतिभासिक सत्ता है वो आपके लिए समाप्त हो जाती है। उसी तरह जागृत जगत में लोग घर बना सकते, संत से मिलिए, संत लोग कहते रहते ना कि लोग परेशान है पूरी दुनिया एक घर बनाने के लिए, एक नौकरी के लिए, सब कुछ नष्ट है, सब कुछ चला जाए, लेकिन जो इस जीवन में है उनके लिए यह जगत वास्तविक है। जिसको हम लोग अब जैसे प्रातिभासिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक। शुरू मैंने पारमार्थिक दृष्टि की बात की थी। इस पारमार्थिक दृष्टि ज्ञान के दृष्टिकोण से भी है और यह तीन सत्ता के दृष्टिकोण से है। तो जिस समय जो रहता है वो उस समय के लिए वास्तविक लगता है, भारतीय परंपरा माना गया। लेकिन जैसे ही आप ज्ञान, जब तक आप व्यवहारिक जगत में होंगे, होता नहीं, जैसे आपको ज्ञान थोड़ा सा बढ़ेगा, जैसे महर्षि अरविंद कहते हैं, जैसे आप पर्वत पे धीरे धीरे चढ़ते हो, जैसे जैसे आप पर्वत पे चढ़ते रहोगे आसपास के परिदृश्य बदलते जाएंगे। उसी तरह जैसे जैसे ज्ञान का स्तर बढ़ता जाएगा नीचे आपको अज्ञानता का पता चलता जाएगा। इसलिए जैसे आप स्वप्न से जागते हो, जब तक स्वप्न देखते हो तब तक आपको वास्तविक लगता है। जैसे आप जग गए तो कह रहे यार वो सपना देख रहे थे। और जैसा जो लोग परम ज्ञानी है, जब उनको पता जाता है तो उनके लिए यह व्यवहारिक सत्ता नष्ट हो जाती है। एक दिन क्लास में पढ़ा रहा था तो बाहर, क्लास के बाहर दो बच्चों की लड़ने की आवाज आ रही थी। तो मैंने एक बच्चे को भेजा कि जाओ देखो यार वहां क्या हो रहा है। तो वापस लौटते हुए हंसते हुए आया। उसने कहा कि सर वो दो बच्चे थे, छोटे छोटे कंचों के लड़ रहे थे, मतलब दो कंचों के लिए मारपीट कर रहे। तो उसने हंसते हुए कहा, क्योंकि उसके लिए कंचों लड़ना बड़ा आसान है। तो मैंने मजाक में कहा इसी तरह तुम लोगों को देख के सन्यासी लोग हंसते होंगे। बता, एक नौकरी के लिए मरे जा रहे हैं, एक घर बना लेंगे पूरा जीवन में, उनको लगेगा कि ये हो रहा। तो ये दृष्टिकोण, तो भारतीय परंपरा में ये तीनों पारमार्थिक दृष्टिकोण से ही वास्तविक सत्ता। जैसे भारतीय दर्शन पर जब आरोप लगता है कि भारतीय दर्शन पलायनवादी है, तो जो कहते ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो जगन मिथ्या की जो बात है वो पारमार्थिक दृष्टिकोण से है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से तो जगत सत्य ही है। जिसका बड़ा रोचक उदाहरण मिलता है कि एक बार कहते हैं शंकराचार्य चले जा रहे थे, कुछ बौद्धों ने या जो पक्षी थे उन्होंने उनके पीछे हाथी दौड़ा दिया। शंकराचार्य दौड़ते हुए गए और कहते हैं कि वे पेड़ पे चढ़ गए, उन्होंने अपनी जान बचाई। तो उनके साथियों ने, क्यों, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो जब जगत मिथ्या था तो भागे क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, हाथी का दौड़ाना मिथ्या था, मेरा भागना ही मिथ्या था, क्योंकि ये जगत पूरा मिथ्या था। पारमार्थिक दृष्टिकोण देखिए, व्यवहारिक जगत में सुनो कि आप खाना पीना छोड़ देंगे जिसको पारमार्थिक ज्ञान हो जाएगा, कहता आप नहीं खाना पीना। तो शंकराचार्य भी कहते हैं हर सत्ता अपने आप में महत्वपूर्ण, हाँ ज्ञान के स्तर पर सत्ता का खंडन हो जाता है। ठीक यही बात शून्यवाद में भी मिलती है, ये कॉमन चीज है। तो ये जो कुछ मैंने महत्वपूर्ण चर्चा इसलिए की क्योंकि हर फिलॉसफी पढ़ते समय हमें कुछ दृष्टिकोणों को समझना आवश्यक है। और देखिए, जब आप वेस्टर्न फिलॉसफी में डेकार्ट पढ़ते हैं, डेकार्ट कहते हैं स्वप्न में जो चीजें आती हैं, एक फिलोसफर है डेकार्ट, जब आप वेस्टर्न फिलॉसफी में उनको पढ़ेंगे तो उसमें वो कहेंगे कि जिस तरह आपको जागते समय जो चीज महसूस होती है उसी तरह स्वप्न महसूस होती है। जैसे मैं क्लास में विद्यार्थियों से कहता हूं कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोग सपना देख रहे हो? क्या रियल में आप गारंटी ले सकते हो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं? या इस समय आपने जो वीडियो देख रहे हो गारंटी ले सकते हो कि ये स्वप्न में नहीं देख रहे? कैसे पता भी स्वप्न नहीं होगा? एक फिल्म है इंसेप्शन, हॉलीवुड की फिल्म है, कभी मौका लगे देखिएगा। वो डेकार्ट और उपनिषदी चिंतन को मिक्स करके बनाई गई है। उसकी थीम यही है कि लोग सपने में देखते हैं और सपने में जाके उसके आइडियाज चुराए जाते हैं।
सपने में जाके दूसरा आइडिया रखा है, कुछ सपने में भी जो चीजें हैं वो उनको रियल ही प्रतीत होती हैं, और फाइनली वो फिल्म जब खत्म भी होती है तब भी आप ये संशय बना रह सकता है कि जो रियल में चीजें दिखा, जो हीरो है वो स्वप्न में ही अभी है कि वो वास्तविक जीवन में आ चुका है। इसलिए मैंने अपने विश्वविद्यालय में फिल्म एंड फिलॉसफी पर सेमिनार कराया था और उसमें इन सब की चर्चा की थी कि फिलॉसफी के जो सिद्धांत हैं उनमें को फिल्मों में किस तरह दिखाया जाता है। खैर किसी दिन अलग से इस विषय पर हम लोग बातचीत कर लेंगे। तो मुख्यतः ये है, तो अगर देखा जाए तो हम लोगों ने इसमें कुछ सिद्धांतों को देखा है। ऐसा नहीं कि पूरी फिलॉसफी के मैंने सिद्धांत बताए हैं, अभी मुझे लगा कि इंडियन फिलॉसफी को पढ़ाते समय अब कुछ बिंदुओं पे हम लोग चर्चा कर लेंगे तो सामान्यतः आगे समझने में आसानी हो जाएगी। उसी तरह जिस तरह जैसे सत्ता को लेकर, जैसे ईश्वर, जरूरी नहीं कि यहां पर ईश्वर को उस तरह माना जाए जिस तरह की हम भगवान विष्णु को मानते हैं। ब्रह्म अलग है, ईश्वर अलग है। तत्व के दृष्टिकोण से ब्रह्म परम तत्व है, उसी को धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ईश्वर जैसा प्रतीत होगा। कुछ फिलोसफर्स ऐसे हैं जो हो सकता है कि ईश्वर को ना मान रहे हो लेकिन परम तत्व के तौर पर एक परम सत्ता को स्वीकार कर रहे हो। इस तरह तर्क को देखा जाए। प्रमाणों को लेकर भारतीय परंपरा में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, ठीक, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि 6 प्रमाण का उल्लेख होगा, जिसको कि हम लोग जैसे जैसे जो फिलॉसफी हम लोग पढ़ेंगे उसे समझना पड़ेगा। तो ये जो लेक्चर अलग से जो बीच में मैंने जोड़ा है ये आपको मुख्यतः बौद्ध दर्शन के शून्यवाद, विज्ञानवाद और वेदांत के कुछ सिद्धांतों को समझने में मदद करेगा। ठीक, बाकी हम लोग जैसे जैसे कोई लेक्चर होगा बीच में उसको हम लोग आगे समझते रहेंगे। ठीक, धन्यवाद।